हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 कर लिया था फाइनेंशियल का, जिसके अंदर हमने डी रिकॉग्निशन की बातें कर ली थी। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 3, जो है हमारा इम्पेयरमेंट से स्टार्ट होता है। पार्ट 3 ऑफ वन शॉट रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा शुरू होता है इम्पेयरमेंट से। तो इम्पेयरमेंट ये वही है जो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ते थे, मोटे मोटे तौर पे वही है। उसके कैलकुलेशन का तरीका कुछ बदल गया है। तो जरा मुझे एक बात बताओ कि भाई, जो भी चीज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगी, वो तो वैसे ही फेयर वैल्यू हो रहा है और उसका डिफरेंस कहाँ जा रहा है? पी एंड एल अकाउंट के अंदर जा रहा है। तो उसको इम्पेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं। इम्पेयरमेंट का एक्चुअली मतलब क्या है कि आपने ये सोच रखा था कि आपको इस एसेट से इतने रुपए मिलेंगे, बट अब चांसेस कम है क्योंकि क्रेडिबिलिटी का इशू है, क्रेडिट वर्थनेस खराब हो गई है, तो अब उससे कम पैसे मिलेंगे। तो जितने कम मिलेंगे उसको एस्टिमेट करना इज इम्पेयरमेंट एक्चुअली में। बट अगर आपने उसको उस पे रखा हुआ है, कहते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वाई फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल बोल रहा हूँ, ओसीआई नहीं बोल रहा, क्योंकि आपने देखा था जब हमने लास्ट 2 सेशन करे, उसके अंदर अमोर्टाइज कॉस्ट और ओसीआई दोनों भाई भाई हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि आप क्योंकि ओसीआई को फेयर वैल्यू पे दिखाते हो क्योंकि आपकी इंटेंशन फेयर वैल्यू पे बेचने की है, तो आप एक ओसीआई का रिजर्व पार्क कर देते हो, अपनी ओसीआई के अंदर एक फेयर वैल्यू रिजर्व पार्क कर देते हो और अपनी बैलेंस शीट की वैल्यू को बढ़ा या घटा देते हो, डेट्स इट। पीएनएल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन क्योंकि वो एसेट्स इम्पेयर हो सकती हैं, तो इसलिए हम उनका इम्पेयरमेंट करते हैं। लेकिन जो एसेट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, द मोमेंट आपने कहा कि मेरे को इस एसेट से, क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्थिनेस पे डाउट है, अब पैसा नहीं मिलेगा, उसकी फेयर वैल्यू वैसे ही गिर जाएगी। और द मोमेंट उसकी फेयर वैल्यू गिरेगी और आप अपनी बैलेंस शीट डेट पे उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, डिफरेंस ऑटोमेटिकली पी&एल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो देयर इज नो नीड कि आप अलग से कोई प्रोविजन बनाओ उसका। तो इसीलिए एफवीटीपीएल पे आने वाले सारे फाइनेंशियल एसेट, इक्विटी को तो क्या ही करोगे इम्पेयर, और फाइनेंशियल लायबिलिटी तो आपने खुद देना है पैसा, आप उसी को थोड़ा ना इम्पेयर कर दोगे, वो तो सामने वाला बंदा इम्पेयर करेगा। ठीक, तो वो कोई भी एसेट जो एफवीटीपीएल पे है वो यहाँ से बाहर है, इक्विटी वाली बाहर है, और फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो तो बाहर ही है। कैसे करोगे आप इम्पेयरमेंट? सबसे पहले आप कैश शॉर्टफॉल निकालोगे कि कितना पैसा डूब सकता है। कैसे निकालोगे? वो आप निकालोगे ओरिजिनल कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। कई सारे लोग इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज में निकालते हैं, तो क्या बोलते हैं? लॉस गिवन डिफॉल्ट। लॉस गिवन डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि इतना परसेंट पैसा डूब सकता है। भाई, कई कई बार ऐसा होता है ना, मेरे पे बहुत सारे लोन है, पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे लोन है, तो मैंने उस पोर्टफोलियो को एज अ परसेंटेज मेजर कर रखा है। एक क्वेश्चन भी है आपके मटेरियल में, हम वो भी करेंगे, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट आपसे प्रोविजन नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ लॉस बताओ, तो वो परसेंटेज ही लॉस गिवन डिफॉल्ट होती है कि भाई कितना परसेंट चांस है कि पैसा डूब सकता है। यहाँ पे भी यही है कि क्या पैसा, कितना पैसा डूब सकता है। तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज को क्या बोलते हैं? लॉस गिवन डिफॉल्ट। फिर जो आप इसकी जो आपको एक्सपेक्टेड निकल कर आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितना परसेंट डूब सकता है, तो आपके पास एक मोटा मोटा नंबर आ जाता है टाइमलाइन के साथ। टाइमलाइन के साथ आता है ये नंबर कि भाई यहाँ पे आपको इतना पैसा लेना था, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है। फिर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। किस पे निकालते हो? ईआईआर पे, जो आपका ओरिजिनल ईआईआर है उस पे निकालते हो। क्योंकि कोई टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा ना बदल गई हैं कि आप ईआईआर ही बदल दो। ईआईआर आपके लोन का ही इस्तेमाल होगा, उसी पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश शॉर्टफॉल हम निकालते हो यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर। तो जो भी अमाउंट निकल कर आता है, जब आप उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको पता चलता है कि कितना आपका प्रोविजन है। ये लाइफ टाइम भी हो सकती है और 12 महीने की भी हो सकती है। ये लाइफ टाइम लेनी है या 12 महीने लेनी है, ये कैसे डिटरमाइन करोगे? ये 3 अप्रोचेज हैं, उनसे पता चलता है। एक है जनरल अप्रोच, एक है सिंप्लीफाइड अप्रोच, और एक है क्रेडिट इम्पेयर्ड अप्रोच। जनरल अप्रोच का मतलब है इसके अंदर सभी एफएस कवर हो जाते हैं, लेकिन वो वाले नहीं जो सिंप्लीफाइड में कवर है। सिंप्लीफाइड के अंदर ट्रेड रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स कवर है। तो यानी कि जनरल अप्रोच ट्रेड रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट कौन सी? जो आप इंड एएस 115 में निकालते हो। इंड एएस 115 में आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉग्नाइज करते हो, वो यहाँ पर कवर नहीं है, तो वो सिंप्लीफाइड अप्रोच में कवर्ड है, तो वो जनरल अप्रोच से बाहर है।
क्रेडिट इम्पेयर्ड वाली कौन सी है? वो एफए जो परचेज ही करी थी, जब हमने परचेज करी थी तभी उनकी हालत खराब थी, वो वाली एफए यहां पर आती है। तो जर्नल अप्रोच कहती है कि बाय डिफॉल्ट आप 12 महीने की प्रोबेबिलिटी लेके चलोगे, मतलब आप 12 महीने के चांसेस लेके चलोगे कि 12 महीने में कितना पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर क्रेडिट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है सिग्निफिकेंटली, तो आपको लाइफ टाइम लेना है। सिंप्लीफाइड अप्रोच में आप हमेशा लाइफ टाइम लेते हो, और क्रेडिट इम्पेयर्ड में भी आप हमेशा लाइफ टाइम ही लेते हो। लाइफ टाइम का मतलब है कि जितना आपके इंस्ट्रूमेंट की लाइफ बची हुई है, जितनी आपकी इंस्ट्रूमेंट की लाइफ बची हुई है, आप उसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हो कि क्या, मतलब पूरी लाइफ में आप लेते हो कि क्या एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं और क्या एक्चुअल कैश फ्लोज होंगे, होने चाहिए थे, और आपको कितने लगते हैं, वो आप पूरी लाइफ में लेते हो। अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी भी पूरी लाइफ में लेते हो। सिमिलरली 12 महीने वाले में आप सिर्फ 12 महीने के कैश फ्लोज लेते हो कि 12 महीने में क्या क्या कैश फ्लोज आने चाहिए थे और एक्सपेक्टेड कितने हैं। अगर आप 12 महीने वाली अप्रोच फॉलो करते हो तो इसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ग्रॉस एफए पे। ग्रॉस एफए का मतलब क्या है कि मान लो 100 रुपीज की आपकी अमोटाइज कॉस्ट आ रही थी, 20 रुपीज का आपने प्रोविजन बना लिया, तो 80 रुपीज आपकी क्या हो गई, नेट वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी ग्रॉस। तो इंटरेस्ट जो है आप ग्रॉस पे ही कैलकुलेट करते हो बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर लाइफ टाइम यूज करते हो तो आप इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हो, नेट पे, यानी कि 80 पे कैलकुलेट करते हो। डिटोरिएट कब मानी जाती है? अगर डिफॉल्ट हुए हुए 30 डेज से ज्यादा हो चुका है तो डिटोरिएट मानी जाती है। यहां पे भी लाइफ टाइम है तो नेट एफए पे इंटरेस्ट निकलेगा यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर। लेकिन क्रेडिट इंपेयर में नेट पे निकलता है, इसके अंदर ईआईआर पे भी आप क्रेडिट एडजस्टमेंट कर देते हो। क्रेडिट एडजस्टमेंट का मतलब है कि आपने, आप भाई वो एसेट की हालत इतनी खराब है, इतनी ज्यादा वो क्रेडिट इम्पेयर्ड है कि उस पे इंटरेस्ट इनकम के आने के चांसेस भी कम है। तो जो हम इंटरेस्ट इनकम अपनी बुक कर रहे हैं उसको भी कम करके बुक कर रहे हैं। उसमें भी हम फैक्टर्स एडजस्ट कर रहे हैं कि 2% हटा दो भाई साहब इसके क्रेडिट इम्पेयरनेस का, कि इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो देनदार है जिसकी लाइबिलिटी है उसकी क्रेडिट वर्थिनेस नहीं है, तो आप उसका हटा दो। चलो जी सवालों पे आते हैं। अप्रोच तो हमने देख ली। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 66, एंटिटी ए ओरिजिनेट a single 10-year amortizing loan for CU 1 million। ठीक है जी। Taking into consideration the expectation of for instrument with similar credit risk using reasonable and supportable information that is available without undue cost and effort, the credit risk of the borrower and the economic outlook for the next 12 months, entity estimate that the loan at initial recognition has a probability of default of 0.5% over the next 12 months. Entity A also determined that changes in the 12-month POD are reasonable approximation of the change of the lifetime POD for determining whether there is a significant increase in credit risk since initial recognition. LGD कितना है? 25% ऑफ द बैलेंस आउटस्टैंडिंग। कैलकुलेट द लॉस अलाउंस। आपको लॉस निकालना है, तो उनके पास एक एफए है जिसपे उनको लगता है कि 25% पैसा डूब जाएगा। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए का उनके पास एफए है। 25% पैसा डूब जाएगा यानी कि 2.5 लाख रुपए उनको लगता है डूब जाएंगे। 2.5 लाख का मतलब क्या है? कैश शॉर्टफॉल, कि उनको कितना कैश का शॉर्टफॉल होगा। तो 2.5 लाख रुपए हो सकता है, इसका मतलब उनको एक्सपेक्टेड कितना है मिलेगा, 7.5 लाख रुपए उनको एक्सपेक्टेड है मिलेगा। तो 2.5 लाख रुपए उनके जो है वो डूब जाएंगे। फिर वो कहते हैं इसके डूबने के चांसेस कितने हैं? इसके डूबने के चांसेस हैं 0.5%। 0.5% इसके डूबने के चांसेस हैं, तो आपका वो कितना आ जाएगा, क्या कहते हैं, लॉस अलाउंस 1250। लॉस अलाउंस आ जाएगा आपका 1250 का। क्वेश्चन नंबर 68, Company M, a manufacturer, has a portfolio of trade receivable of CU 30 million in 2001 and operate only in one geographical region. The customer base consists of large number of small client and trade receivable are categorized by common risk characteristics that are representative of the customer ability to pay all amount due in accordance with the contractual term. The trade receivable do not have a significant financing component in accordance with Ind AS 115. In accordance with paragraph 5.5 of Ind AS 610, no loss allowance of such trade receivable always measured an amount equal to lifetime expected simplified approach. प्लीज यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेटर आउटस्टैंडिंग। तो उसने आपको एजिंग दे रखी है डेटर की, करंट की 1 to 30 डेज, 31 to 60, 61 to 90 एंड मोर देन 90। और आपको उन्होंने एक मैट्रिसेस भी दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल के केस में इंड एस अलाउ करता है कि आप मैट्रिसेस का यूज कर सकते हो। इंड एस अलाउ करता है मैट्रिक्स का यूज करने के लिए। ठीक है जी। तो आपको ईसीएल निकालना है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट जो है, करंट वाले पे आपको कितना निकालना है, 0.3%। और 1 to 30 डेज पे कितना निकालना है, 1.6%।
और 31 टू 60 पे कितना निकालना है 3.6%, और इस पे कितना निकालना है 61 टू 90 पे 6.6, और इस पे कितना है 10.6%। तो 15 लाख का 0.3%, 45,000, सॉरी 15 लाख नहीं है, 1.5 करोड़ है। तो 0.3%, 45,000, 75 लाख इंटू 1.6%, 12,000। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका लॉस अलाउंस आ जाएगा। मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिक्स का मतलब होता है ये अलाउ होता है, ये अलाउ है 40 ईयर इन डेज के अंदर, ये एज ए प्रैक्टिकल अलाउ है। क्यों? का मतलब क्या है कि भाई एक हमारे ट्रेड रिचुअल जनरेट हो रहे होंगे बिजनेस के अंदर, तो हमें पता है कि भाई साहब एज वाइज क्राइटेरिया अगर मैं देखूं तो क्या चांस रहता है डिफॉल्ट का। तो हमने वो एक मैट्रिसेस खींच रखी है कि भाई हमारा क्या चांस रहता है डिफॉल्ट का, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना लॉस अलाउंस जो है वो बुक करके चल रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 156। Entity A purchase a debt instrument of 1,000 on 1 January 2001. The interest rate on the bond is the same as effective rate. ठीक है। After accounting for interest for the year 31st of December, carrying amount of bond is still 1,000. After reporting date, the fair value of the instrument has fallen to 950. Has not been a significant increase in the credit risk since inception. So credit risk losses are measured at 12 month expected credit loss। तो क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इस पे कौन सी अप्रोच लगाओगे, जनरल अप्रोच। तो इसका मतलब 12 मंथ का आप यूज करोगे अनलेस एंड अनटिल वो सिग्निफिकेंटली गिर जाए। तो वो मना कर रहा है आपको कि सिग्निफिकेंटली नहीं गिरा है, तो ठीक है। दिस इज डीम टू अमाउंट टू 30। एक्सप्लेन हाउ द रिवैल्यूएशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट शुड बी अकाउंटेड फॉर। आपको बताना है कि भाई रिवैल्यूएशन कैसे करोगे और किस तरीके से आप उसको अकाउंट फॉर करोगे इम्पेयरमेंट को। चलिए जी, तो जो इंस्ट्रूमेंट एफ पे होता है, अच्छा क्या ये इंस्ट्रूमेंट एफ पे होगा, उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर एफ पे होता तो नो इम्पेयरमेंट, तो आपको कुछ करना ही ना पड़ता, बात ही खत्म हो जाती। तो इसका मतलब वो किस पे होगा, FVTOCI। तो ये जो 50 का लॉस है आप किस में बुक करोगे, वो आप बुक करोगे OCI के अंदर बुक करोगे। अब जो आपका इम्पेयरमेंट हुआ है 30 का, तो इम्पेयरमेंट अगर इंस्ट्रूमेंट OCI पे होता है तो वो कहाँ जाता है, OCI के अंदर चला जाता है, और डेबिट कहाँ होता है, P&L के अंदर। तो 30 रुपीज से इम्पेयरमेंट डेबिट होगा और कहाँ चला जाएगा, OCI के अंदर चला जाएगा। वैसे इन जनरल इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट। प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट, लेकिन OCI वाले के केस में हम कहाँ डाल देते हैं, OCI में। क्यों? क्योंकि जब आप FVT OCI देखो, मैंने आपको शुरू से पार्ट 1 से मैं ये वाली बात बोलता आ रहा हूँ कि अमोर्टाइज कॉस्ट और FVT OCI सिर्फ इतना फर्क है कि FVT OCI का इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपने बोल रखा है कि सेलिंग का भी इंटेंशन है, तो हम कहते हैं बैलेंस शीट पे उसको फेयर वैल्यू पे दिखाओ। बैलेंस शीट पे वो फेयर वैल्यू पे दिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाला शेयर होल्डर इस बात का अंदाजा लगा सके कि इसको बेच भी सकते हैं, आज के दिन इसकी फेयर वैल्यू इतनी। अगर आपने इम्पेयरमेंट नेट करवा दिया, उससे माइनस करवा दिया, तो उसकी फेयर वैल्यू नहीं दिखेगी। तो हम कहते हैं कि जो आपने OCI रिजर्व के अंदर फेयर वैल्यू डाल रखी है उससे उसको नेट कर दो। तो आपका OCI में नेट रिजर्व कितना दिखेगा, 50 का लॉस 30 का ये, तो 20 का नेट दिखेगा वो। ये रही है एंट्री 30 की जो हमने ऊपर पास करी है। देयरफॉर क्यूमुलेटिव लॉस इन OCI इज 20, द फेयर वैल्यू चेंज 50 ऑफसेट बाय द इम्पेयरमेंट अमाउंट ऑफ 30। ठीक, अगला क्वेश्चन है 157। ऑन 1 जनवरी 2001 एन परचेज अ बॉन्ड फॉर 1 मिलियन विच इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 10% इज पेबल इन एरियस, रीपेमेंट इज ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2003, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। On 31 December 2001, N received interest of 1 lakh. It was estimated that probability of default on the bond within the next 12 months would be 0.5%. If default occur within the first 12 months, then N Limited estimated that no further interest will be received.
and that only 50% of the capital will be repaid on 31 दिसंबर 2003. The asset risk is on 31 दिसंबर 2001 is low. Discuss the accounting treatment on financial asset on 31 दिसंबर 2001. तो आपको क्या बनाना है, इम्पेयरमेंट का प्रोविजन बनाना है यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कैश का शॉर्टफॉल। अब उसने बोला है कि उसको क्या लगता है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट प्रोबेबिलिटी 12 महीने की कितनी है, 0.5%। इफ डिफॉल्ट अकर विद इन द फर्स्ट 12 मंथ, तो अनलिमिटेड को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो मिलना कितना चाहिए था, 1 लाख, एक्सपेक्टेड कितना है 0, तो कैश शॉर्टफॉल कितना हो गया, 1 लाख का। फिर वो कह रहा है 50% कैपिटल ही मिलेगी, तो यानी कि 2002 का कैश शॉर्टफॉल कितना है, 1 लाख, अगले साल 3 का कितना है, 1 लाख, और उसी टाइम 3 का कितना है, 5 लाख। ये कैसे आया, ये आया 10 लाख का प्रिंसिपल मिलना चाहिए था, मिलेगा कितना, एक्सपेक्टेड कितना है 5 लाख, तो शॉर्टफॉल कितना आ गया, 5 लाख। अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू किस पे, ओरिजिनल ईआईआर पे, ओरिजिनल ईआईआर पे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू, वो जो कि है 10%, तो 1.10 है, 12 है, 10% है, तो भाई यहाँ पे 0 आएगा। तो आपका कितना आ गया, लॉस अलाउंस 586,777 का। लेकिन आपको 12 महीने की प्रोबेबिलिटी लेनी है, क्योंकि उसने कहा है कि क्रेडिट रिस्क ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं गिरा है। अगर क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली गिर जाता तो आप प्रोबेबिलिटी लेते लाइफ टाइम की, जो थोड़ी ज्यादा आती। तो हम 586 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5% से, तो आपका लॉस अलाउंस निकल कर आ जाएगा 586,777 इंटू 0.5%, 2934, 2934 का आपका लॉस अलाउंस आ गया। इसकी एंट्री क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, 293 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, ये कौन सा करा है हमने, 157। अगला है पेज नंबर 95 पे, क्वेश्चन नंबर 176, ये रहा। On 1 अप्रैल 2017, A Limited lent 2 crore to a supplier in order to assist them with their expansion plan. The arrangement of the loan cost the company 10 lakh. ठीक है। The company has agreed not to charge interest on this loan to help the supplier short-term cash flow, but expected the supplier to repay 2.40 crores on 31 March 2019. As calculated by the finance team of the company, the effective annual rate of interest on the loan is 6.9. On 28 February 2018, the company received an information of the poor economic climate has caused the supplier significant problem, and in order to help them, company agreed to reduce the amount repayable by them on 31 March 2019 to 2.20 करोड़। Suggest the accounting entry as per applicable Ind AS। आपको क्या बतानी है, अकाउंटिंग एंट्री बतानी है। चलो जी, तो मुद्दे की बात क्या है कि 2017 में उन्होंने लेंट करे 2 करोड़, मैं 200 लाख लिख रहा हूँ, प्लस उनको कॉस्ट आई 10 लाख की, तो इनिशियल रिकॉग्निशन में उन्होंने फाइनेंशियल एसेट कितने का दिखाया होगा, 210 लाख का। फिर 31 मार्च 2018 जब आया, तो उन्होंने इस पे 6.9 के रेट पे फाइनेंस को इनकम बुक कर ली होगी, क्योंकि 6.9 का उन्होंने ईआईआर निकाल रखा है, ठीक है। और वो कितना देगा 2019 में, 2019 में उससे कितने रुपए लेने हैं, उससे लेने हैं 2.40 करोड़, 0.40 करोड़ उससे लेने हैं। 6.9 के पर रेट पे उन्होंने इनकम बुक करी होगी, तो मुझे बताओ इनकम कितनी है, 210 की 6.9, 14.49%, 14.49 लाख, सॉरी 14.49 लाख की इनकम रिकॉग्नाइज कर ली होगी। यहाँ पर जिसने पैसे देने थे उसकी हो गई हालत टाइट। कंपनी ने कहा ठीक है, अब आप इतने मत देना, आप कितने दे देना, 2 करोड़ 20 लाख दे देना, 2.20 करोड़ दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2.20 करोड़ दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो यहाँ पे कैश शॉर्टफॉल आ गया, कैश शॉर्टफॉल बताओ कितने का आ गया, कैश शॉर्टफॉल आ गया 20 लाख रुपए का, 20 लाख का, 20 लाख की प्रेजेंट वैल्यू करोगे,
ओरिजिनल EIR पे यानी कि 6.9 पे, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1.069 इज इक्वल टू 18.71 लाख का आपका क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। 18.71 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। कब? 31 मार्च 2018 वाले ईयर में। तो P&L में इनकम जाएगी 4.49 की और 18.71 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस जाएगा। ये रहा। उन्होंने कितना निकाला, हमारा थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है, वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा होगा। चलो जी, तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट वाला जो टॉपिक है आपका, उसके सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एम्बेडेड डेरिवेटिव की तरफ। किसकी तरफ? एम्बेडेड डेरिवेटिव की तरफ। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, हाँ जी, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की जहां जहां पर भी डेफिनेशन, अगर आपको याद होगा हमने जब फाइनेंशियल एसेट पढ़ा था, तो उसके अंदर भी एक पार्ट आता है डेरिवेटिव का, कि अगर अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशंस हैं तो वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर आता है। अगर अपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सेटलमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, एंड क्या कहते हैं F2F टेस्ट फेल हो रहा है, तो भी वो डेरिवेटिव बन जाता है। पास हो रहा होता है तो इक्विटी बन जाता है। तो मैंने वो सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी, सारी की सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी। अगर आप डेरिवेटिव का बेसिक मतलब देखोगे, तो वो ये 3 कंडीशंस पूरी करता है। कौन सी? ये 3 कंडीशन। पहली, उसकी जो वैल्यू है वो बदलती है। ये सेम, ये 3 कंडीशन पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके इस अटेम्प्ट में, नवंबर 24 वाले अटेम्प्ट में उन्होंने पूछा है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट एक डेरिवेटिव है, तो उसमें वो ये 3 कंडीशंस बतानी थी आपको कि एक्चुअली में डेरिवेटिव का मतलब क्या है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज ऑफ अंडरलाइंग वेरिएबल। भाई अगर आपने क्या कहते हैं कॉल बाय कर रखा है रिलायंस के शेयर पे, तो अंडरलाइंग वेरिएबल क्या हो गया? रिलायंस का शेयर। तो उसमें बदलाव आने पे, ऊपर या उसके नीचे जाने में, आपकी कॉल की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, या चेंज इन स्पॉट प्राइस, कॉल इन द मनी, कॉल आउट ऑफ द मनी, जो आप पढ़ते हो ना AFM में। तो ये वाला पॉइंट है वो, कि उसकी वैल्यू बदलनी चाहिए अंडरलाइंग वेरिएबल पे। अगर आपने ट्रस्ट रेट पे डेरिवेटिव ले रखा है, कॉल या पुट या कुछ भी ले रखा है, किसी भी नेचर का डेरिवेटिव स्वैप्स ले रखे हैं, तो उस इंटरेस्ट में बदलाव आने की वजह से आपके डेरिवेटिव की भी वैल्यू बदल जाएगी। उसमें बड़ी ही लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट लगती है। लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितना आपको पैसा देना पड़ता रिलायंस का शेयर खरीदने में, उसके कंपैरेटिवली आपने बहुत कम पैसा दिया होगा इस डेरिवेटिव को खरीदने में। अगर आपने कॉल बाय करी है, तो आपने रिलायंस का शेयर बाय करने के लिए कंपैरेटिवली बहुत कम पैसा दिया होगा कॉल को बाय करने के लिए, और उसकी सेटलमेंट फ्यूचर डेट में होती है। अच्छा, इसके साथ सेकंड पॉइंट के साथ एक और चीज भी है कि डेट वुड बी रिक्वायर्ड टू जो परचेज द अंडरलाइन, और उसकी जो कहते हैं, तो यानी कि 3 कंडीशन है आपकी डेरिवेटिव की, जो आपकी बेसिक कंडीशंस को पूरी फुलफिल करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डेरिवेटिव होता क्या है, तो वो ये 3 कंडीशन है। पहली क्या है कि भाई उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए इन रिस्पॉन्स टू अंडरलाइंग वेरिएबल, और उसमें लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट लगती है एज कंपेयर टू अंडरलाइंग, और उसकी सेटलमेंट फ्यूचर डेट के अंदर हो रही है, तो वो क्या है? वो डेरिवेटिव है। दो डेफिनेशंस आपकी फाइनेंशियल एसेट और इक्विटी वाली से जो निकल कर आती हैं, वो क्या? कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर पार्टी अंडर पोटेंशियल फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। कि अगर आपका उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉल बाय कर रखा है, तो आपके पास क्या है? आपके पास राइट है कि आप एक्सचेंज करोगे FA, कैश भी एक्सचेंज कर सकते हो, इक्विटी भी एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। आप एक्सचेंज करोगे दूसरी पार्टी के साथ, अगर कंडीशन आपके लिए फेवरेबल हुई। अगर मान लो शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, तो आपके लिए कंडीशन फेवरेबल हो गई, तो डेरिवेटिव की फेयर वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही वो फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप उस फेयर वैल्यू गेन को एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करके चलोगे। इसकी अकाउंटिंग क्या होती है? इनिशियल रिकॉग्निशन आप कब करते हो? डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगर आपने कॉल सेल पुट सेल करा है, तो आपने ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करा है, तो आपको प्रीमियम मिला होगा, तो उस प्रीमियम को आप रिकॉग्नाइज करोगे टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। और
अगर आपने राइट बाय करा है तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट टू बैंक। ये एंट्री सिर्फ कॉल और पुट में होती है। मान लो आपने फॉरवर्ड बाय करा है तो इनिशियल रिकॉग्निशन में कोई एंट्री नहीं होगी कि आपने ऑब्लिगेशन भी एक्सेप्ट करा होता है और आपने राइट भी एक्सेप्ट करा होता है, इसलिए कोई एंट्री नहीं होती। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी इनकर होती है डेरिवेटिव की, वो कहां चले जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेरिवेटिव आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट को फेल कर देते हैं क्योंकि आपने उनको रखा ही ट्रेडिंग पर्पज से होता है, स्पेकुलेशन पर्पज से होता है, अनलेस हेजिंग के लिए रखा हो तो वो सीसीएफटी को फेल कर देते हैं। और जो भी सीसीएफटी को फेल कर देता है वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है एफवीटीपीएल पे चला जाता है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। तो उस पे आने वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहाँ चली जाती है? P&L में। फिर हर साल हर एक बैलेंस शीट डेट पे आप चेंज इन फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। P&L अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी और वाइस वर्सा। चेंज इन फेयर वैल्यू कॉल्ड मार्क टू मार्केट बेस को बोला जाता है। फिर इसी डेरिवेटिव के साथ एक टॉपिक जुड़ता है एम्बेडेड डेरिवेटिव। कौन सा टॉपिक जुड़ता है? एम्बेडेड डेरिवेटिव। एम्बेडेड डेरिवेटिव को अगर समझो तो एम्बेडेड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? एम्बेडेड डेरिवेटिव का मतलब है इसके अंदर दो दो कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। पहला तो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर डेरिवेटिव घुसाया गया है, जबरदस्ती डेरिवेटिव को घुसाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड डेरिवेटिव बोलते हैं। नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव को बोलते हैं घुसाया हुआ डेरिवेटिव यानी कि एम्बेडेड डेरिवेटिव। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। आपका क्या काम रहता है? आपका काम रहता है, हाँ जी, तो आपका क्या काम रहता है? आपका काम रहता है उस एम्बेडेड डेरिवेटिव को, अगर वो उस होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ का नहीं है, साथ का बोले तो कोरिलेट नहीं करता, तो उसको अलग कर देना। उन्होंने जबरदस्ती जोड़ रखा है, उन्होंने किन्होंने? कंपनी ने, मैनेजमेंट ने जबरदस्ती जोड़ रखा है इस डेरिवेटिव को बचाने के लिए। वो एक्चुअली में चाह रहे थे कि डेरिवेटिव होस्ट के साथ जुड़ जाएगा तो होस्ट की अकाउंटिंग के साथ ही घुसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका फेयर वैल्यू गेन लॉस, मान लो होस्ट अमोर्टाइज कॉस्ट पे जाना था तो होस्ट ये भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे चला जाएगा, और हमें अगर स्पेकुलेशन लॉस होना होगा तो वो P&L में नहीं दिखेगा, गेन होना होगा तो फिर वो अमोर्टाइज कॉस्ट के साथ हमें गेन का दिखा लेंगे। लेकिन उन्होंने इस इंटेंशन से उस डेरिवेटिव को जबरदस्ती उसके अंदर घुसा दिया। आपका अकाउंटिंग का काम क्या है? अलग अलग कर देना उनको, अगर वो उसके साथ कोरिलेट नहीं करता। समटाइम वो डेरिवेटिव उसके साथ कोरिलेट करता है तो आप उसको अलग नहीं करते। जैसे बॉन्ड में अगर आपको वो मिला मिला होता है ऑप्शन कि आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो, तो वो कोरिलेशन वाला बॉन्ड है, वो क्या कहते हैं, वो जो कन्वर्जन ऑप्शन है वो उस बॉन्ड के साथ कोरिलेट करता है, तो आप उसको डेरिवेटिव को वहां से अलग नहीं करते, आप इंस्टेड ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकाउंटिंग लगा देते हो। तो सिमिलरली अगर वो डेरिवेटिव कोरिलेट कर रहा है तो आप उसको अलग नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर वो कोरिलेट नहीं कर रहा है उसके साथ तो आपको उस एम्बेडेड डेरिवेटिव को अलग करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 1, अलग क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको उस एम्बेडेड डेरिवेटिव को एफवीटीपीएल पे दिखाना है ताकि कंपनी ने जो डेरिवेटिव छुपा रखा है उसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिख जाए। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट बोले तो उसके अंदर एक बॉन्ड है, लेट से बॉन्ड है जिसका इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट किस पे क्या कहते हैं चेंज होगा? मार्केट में जो शेयर प्राइस है जब वो बढ़ेगा कंपनी का, तो उसके बेसिस पे जितना परसेंटेज वो बढ़ेगा उतना परसेंटेज इंटरेस्ट, बॉन्ड का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ये बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट को फुलफिल करेगा? द आंसर इज नो, ये नहीं कर पाएगा। तो ये सीसीएफटी को फुलफिल नहीं करेगा, तो जब ये सीसीएफटी को फुलफिल नहीं करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? एफवीटीपीएल पे चला जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर छुपा हुआ डेरिवेटिव भी कहाँ चला जाएगा? P&L में चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड सेट जो कर रहा था बंदा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेटर ऐसे बोल देते हैं, उसकी इंटेंशन पूरी हो गई। वो चाहता था कि डेरिवेटिव अलग से P&L में दिखे। यहाँ पर सीसीएफटी फुलफिल हो गया जिसकी वजह से पूरा का पूरा बॉन्ड ही P&L में चला गया, तो उसके साथ छुपा हुआ डेरिवेटिव भी P&L में चला गया। तो इसलिए फाइनेंशियल एसेट जो एफवीटीपीएल पे है उनमें आपको फाइनेंशियल एसेट पे वैसे ही मना कर दिया उन्होंने कि आपको अलग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से अलग करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट सीसीएफटी को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगी। क्योंकि वो सीसीएफटी को फुलफिल नहीं कर पाएंगी तो वो वैसे ही एफवीटीपीएल पे चली जाएंगी, और जैसे ही वो एफवीटीपीएल पे चली जाएंगी आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया।
तो अब जिन केसेस में आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ, उन केसेस में हम देख लेंगे कि कोरिलेशन है या नहीं। यदि कोरिलेशन नहीं है तो हम डेरिवेटिव को निकाल देंगे, और यदि कोरिलेशन है तो हम क्या कर देंगे, उसको डेरिवेटिव के अंदर ही रहने देंगे और उसके एज इट इज उसको मान लेंगे कि ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट है, हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, उससे मेजर करना होता है एट एफ टीपीएल। सेपरेट आप कब करोगे, नो एफ ए, फॉर एफ ए नो नीड टू सेपरेट। हमने समझ लिया कि क्यों, इफ क्लोजली रिलेटेड, वही जो मैं कोरिलेटेड बोल रहा था, क्लोजली रिलेटेड देन सेपरेट, इफ नॉट क्लोजली रिलेटेड देन सेपरेट। क्लोजली रिलेटेड आपके केस के अंदर आपके एग्जाम में ये तो जो चीजें पूछी जाती है ज्यादा, अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल गुड्स और सर्विसेज इन अ करेंसी in which is not a functional currency of either party nor the currency widely used for such goods or services, then the such foreign currency is not closely related। इसका मतलब ऐसे समझो भाई, अगर आपने कोई ऐसी मशीन पर प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल खरीदा, क्रूड ऑयल का दाम जनरली यूएसडी में है, लेकिन आपने स्विस फ्रैंक में खरीद लिया, इसका मतलब आप क्रूड ऑयल की डील के साथ कहीं ना कहीं स्विस फ्रैंक की भी डील करना चाहते थे। इधर बाय और सेल, वो डिपेंड करता है कि आपने क्रूड ऑयल खरीदा है या बेचा है। तो आप स्विस फ्रैंक की भी डील करना चाहते थे, वो तो आप क्रूड ऑयल के उसमें पर्दे में इस स्विस फ्रैंक की डील को छुपा रहे हो, एक्चुअली में आप ये काम कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड कहता है कि हम दोनों को अलग कर देंगे और स्विस फ्रैंक की डील को अलग दिखाएंगे, क्रूड ऑयल की डील को अलग दिखाएंगे, ताकि स्विस फ्रैंक में होने वाले सारे चेंजेस पीएनएल के अंदर दिख सके। लेकिन यही अगर ये फाइनेंशियल एसेट होता तो ये सीसीएफटी फेल कर जाता, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही एफटीपीएल पे चला जाता, तो काहे का स्विस फ्रैंक एफटीपीएल पे, ठीक। फिर एक पार्ट है प्रीपेमेंट ऑप्शन। अगर कोई आपको बॉन्ड में आपको प्रीपेमेंट ऑप्शन मिला हुआ है, वो क्लोजली रिलेटेड होगा यदि ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ डेट से एट ईच एक्सरसाइज डेट। अप्रोक्स कितना होगा, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है, ये 90% भी हो सकता है, ये 100% भी हो सकता है, ये 99 95 वो वट एवर, वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है। तो अगर आपके पास प्रीपेमेंट ऑप्शन प्रीपेमेंट है बॉन्ड की, तो जिस जिस दिन आपकी एक्सरसाइज डेट है, हम उस दिन देखते हैं कि भाई साहब उसका अमोर्टाइज कॉस्ट कितना आ रहा है। शेड्यूल तो आप बनाते ही हो, तो आपके पास हर क्लोजिंग डेट की अमोर्टाइज कॉस्ट है ही, तो आप प्रीपेमेंट डेट वाले दिन भी अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल सकते हो। और जो भी आपको प्रीपेमेंट का जो एक्सरसाइज प्राइस है, आप उसको कंपेयर करते हो, क्या वो अमोर्टाइज कॉस्ट जितना है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रीपेमेंट ऑप्शन है, वो इंस्ट्रूमेंट का जो प्रीपेमेंट ऑप्शन है, कोई ऐसी रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो सिर्फ डेरिवेटिव में प्रोवाइड होती है। प्रीपेमेंट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि भाई हमने 2-5% की कुछ पेनल्टी ले ली क्योंकि आप प्रीपे कर रहे हो, एंड जो आपकी बॉन्ड की वैल्यू बनती है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, क्योंकि आप अमोर्टाइज कॉस्ट से बैंक सब लोग निकालते हैं अपना इंटरेस्ट का कॉस्ट, तो जो आपकी कॉस्ट आ रही है मोटी मोटी उतनी ही चार्ज कर रहे हैं, तो 2-5% 6% की पेनल्टी है, बस वो ले रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर जो एक्सरसाइज प्राइस है वो अलग ही रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है जो अमोर्टाइज कॉस्ट है, इसका मतलब उसके अंदर कोई डेरिवेटिव छुपा हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपकी स्टडी मैट में भी हैं और काफी पूछी भी जाती हैं, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अच्छा, आप कैसे करोगे, आप कैलकुलेट करोगे फेयर वैल्यू ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड रेट, क्योंकि जनरली वो फॉरवर्ड रेट का पूछते हैं, तो मैंने फॉरवर्ड के ही स्टेप्स लिखे हुए हैं, बाकी सबके नहीं लिखे हुए। तो फॉरवर्ड रेट के बेसिस पे आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद आप अपनी डेरिवेटिव की अकाउंटिंग करोगे ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन फॉरवर्ड रेट। क्योंकि फॉरवर्ड होता है तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे कोई एंट्री नहीं होती। अभी अभी हमने देखा था इसकी डेरिवेटिव की अकाउंटिंग में कि इनिशियल रिकॉग्निशन में सिर्फ कॉल और पुट की अकाउंटिंग होती है। फिर उसके बाद आप अपना होस्ट कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करो, अकाउंटिंग करोगे एट फॉरवर्ड रेट, और फिर डेरिवेटिव को होस्ट के साथ जोड़ दोगे। अगर डेटर्स हैं, सेल की नॉर्मल ट्रांजैक्शन है तो उसमें, इन्वेंट्री है, परचेज के ट्रांजैक्शन है तो उसमें, अगर कोई मशीन परचेज करी है तो उसके अंदर आप उस डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी को जोड़ दोगे। एसेट होगा तो उल्टी हो जाएगी, लायबिलिटी होगा तो उल्टी हो। तो दिस इज द वे। तो डेरिवेटिव के एम्बेडेड डेरिवेटिव के क्वेश्चन करते हैं, डेरिवेटिव उसके अंदर ही कवर हो जाएगा। पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 117, उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 117। अ कंपनी ए, एन इंडियन कंपनी जिसकी फंक्शनल करेंसी की क्या है रुपीज, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज मशीनरी फ्रॉम एन अनरिलेटेड लोकल सप्लायर कंपनी बी। द फंक्शनल करेंसी ऑफ कंपनी बी इज आल्सो रुपीज। कॉन्ट्रैक्ट किस में है? यूएसडी में। सिंस द मशीनरी सोल्ड बाय कंपनी बी फ्रॉम यूएस बेस्ड सप्लायर, क्योंकि मशीनरी जो है क्या कहते हैं वो यूएस बेस्ड सप्लायर से ही खरीद रहा है। पेमेंट इज ड्यू टू कंपनी बी ऑन डिलीवरी ऑफ द मशीन। ठीक है जी। की टर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की डेट है 9 सितंबर की, डिलीवरी और पेमेंट डेट है 31 दिसंबर की। परचेज प्राइस क्या है? यूएसडी 10 लाख रुपीस, 1 मिलियन। यूएसडी का फॉरवर्ड रेट, अच्छा कितने टाइम बाद पे करना है? 9 सितंबर से 31 दिसंबर, लगभग 3 महीने बाद। तो 9 सितंबर को 31 दिसंबर के लिए मेच्योरिटी के लिए फॉरवर्ड रेट कितना दे रखा है? 67। स्पॉट रेट 9 सितंबर को कितना है? 66। यूएसडी का फॉरवर्ड रेट फॉर 31 दिसंबर ऑन 30 सितंबर कितना है? बैलेंस शीट डेट पे 67, और 31 दिसंबर का स्पॉट रेट कितना है? 67। कंपनी एनालाइज करना चाहती है परचेज ऑफ मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट जो कि कैपिटल एसेट है। आपको इंड 109 के हिसाब से अच्छा वो कह रहा है एम्बेडेड डेरिवेटिव है, वेदर इट शुड बी सेपरेटली अकाउंटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ इंड 109, आल्सो गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज भी आपको दे करके चलनी है। चलो जी। तो अब भाई ये है पार्टी ए, ये है पार्टी बी। ए की करेंसी भी रूपी है, बी की करेंसी भी रूपी है, लेकिन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में करा है। तो इसका मतलब ए कह रहा है कि भाई मैं तुझसे मशीनरी लूंगा और तुझे बदले में क्या दूंगा? डॉलर। ना इसको डॉलर से मतलब है, ना इसको डॉलर से मतलब है, और ना ही मशीन की वैल्यू डॉलर में कॉट की जाती है। भाई अगर बी डॉलर में खरीद रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना ए को भी डॉलर में बेचने लग जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए कह रहा है कि ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है वो क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है? डॉलर बेचने का, क्योंकि वो डॉलर क्या कर रहा है? दे रहा है। तो डॉलर का सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा है, और ये क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ए का ऑब्लिगेशन भी है डॉलर देने का, और ए के पास राइट भी है कि वो इतने डॉलर देके मशीन ले सकता है। तो ये क्या है? एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में करके चलोगे। पहला पार्ट क्या कर लेते हैं? पहला पार्ट क्या? पहला पार्ट आप लेके के चलोगे मेन कॉन्ट्रैक्ट, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा पार्ट आप लेकर के चलोगे डेरिवेटिव। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कि परचेज करी है मशीन, और डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने सेल करा है रुपी बाय डॉलर का फॉरवर्ड। कब? ऑन 9th ऑफ सितंबर फॉर 31 ऑफ दिसंबर। तो इसकी अकाउंटिंग अलग कर दो, इसकी अकाउंटिंग अलग कर दो। आओ जरा करके देखते हैं। मुझे बताओ इनिशियल रिकॉग्निशन पे 9th ऑफ सितंबर को ए के पास डॉलर देने का राइट भी है, ऑब्लिगेशन भी है, तो नो एंट्री, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी अलग अलग थोड़ा ना दिखाओगे, तो नो एंट्री। 30 सितंबर को जब 30 सितंबर आई, ए ने डॉलर बेचना है। कितने पे बेचना है? कितने का अधिकार है उसके पास? 67.8 पे बेचने का राइट है। 30 सितंबर को 31 दिसंबर के लिए रेट है 67.5। क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है? आंसर इज यस, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। अच्छा, क्या फॉरवर्ड एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है? यस। क्या फॉरवर्ड रुपी डॉलर का फॉरवर्ड रुपी डॉलर के स्पॉट पे अंडरलाइन एसेट पे चेंज होगा उसके फॉरवर्ड का प्राइस? यस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। ये 67.8 का दाम एक्चुअली में स्पॉट रेट को मद्देनजर रखते तय करा गया होगा। तो जब जब ये चेंज होगा तो एक्चुअली में रुपी फॉरवर्ड का रेट भी चेंज होगा, तो अंडरलाइन एसेट के हिसाब से चेंज हो रहा है। क्या रुपी अगर उसको सेम ट्रीटमेंट चाहिए होता, सेम रिटर्न चाहिए होती, तो उसको रुपी डॉलर में इन्वेस्ट करना पड़ता। डॉलर बेचने के लिए 31 दिसंबर को $8 खरीदना पड़ता। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगती
उसके कंपेरेटिवली उसने फॉरवर्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई, जीरो। मशीन खरीदी है वो तो हॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक, उसने फॉरवर्ड में कितनी, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। क्या ये फ्यूचर में सेटल होना है, यस, तो फॉरवर्ड एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसकी अकाउंटिंग, भाई क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, यस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, परचेज ऑफ मशीनरी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके पास राइट और ऑब्लिगेशन है। जब भी सिचुएशन फेवरेबल या अनफेवरेबल होगी, अगर फेवरेबल होगी तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, अगर अनफेवरेबल होगी तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब देखते हैं फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो मुझे जरा एक बात बताओ, फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा है, ए के पास राइट है, मैंने कहा ना राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, ए के पास राइट है कि वो 10 लाख डॉलर 10 लाख डॉलर 67.8 पे बेच सकता है। और आज के दिन कब, 30 सितंबर के दिन, ये रहा ऑन 30 सितंबर ना, 30 सितंबर के दिन दुनिया के पास क्या राइट है, 67.5 पे बेचने के पास। तो ए के पास फेवरेबल राइट है या नहीं है, बिल्कुल फेवरेबल राइट है। जहां दुनिया आज कॉन्ट्रैक्ट करेगी 31 दिसंबर को फॉरवर्ड बेचने का, तो उनको अधिकार मिलेगा कि भाई साहब आप 67.5 पे बेच सकते हो, लेकिन वहीं ए कॉलर दिखा के बोलेगा कि मैं 67.8 पे बेच सकता हूं, हेंस उसके लिए क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। तो उसको फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, 67.8 माइनस 67.5, 0.3 इंटू 10 लाख, 3 लाख का फायदा हो गया। तो फायदा वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर देगा। टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपए, और डेबिट कर देगा डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट को। फिर जब 31 दिसंबर आएगी, 31 दिसंबर को लोग, फॉरवर्ड रेट तो होगा ही नहीं 31 के लिए, क्योंकि 31 तो आई गई, लोग डॉलर बेच रहे हैं 67 पे, ए के पास राइट है कि वो 67.8 पे बेच सकता है, आज भी उसके लिए फेवरेबल है, आज भी उसके लिए फेवरेबल है, कितना, 0.8 फेवरेबल है। लेकिन पॉइंट एट जो फेवरेबल हुआ है, ये 9 से लेके 31 दिसंबर तक की मूवमेंट है, आप 30 तक की ले चुके हो, तो आप कितनी दिखाओगे, 5 लाख की। या फिर ऐसे बोल लो कि उसको कितना फेवरेबल हुआ है, उसको फेवरेबल हुआ है 0.8 इंटू 10 लाख करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख। तो 8 लाख फेवरेबल है उसका फाइनेंशियल एसेट। 3 लाख आपका एसेट कितना आ रहा है, 3 लाख का, तो आप कितने से बढ़ा दोगे, 5 लाख से, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट 5 लाख। मैंने ना इसलिए अलग से कोई डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं उठाया, क्योंकि एम्बेडेड में ही वो कवर हो गया, अदरवाइज वन शॉट बहुत बड़ा हो जाता। तो आई होप आपको कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मेरी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट आ गई कितनी, 5 लाख रुपए की। होस्ट की बात कर लेते हैं। होस्ट क्या 9 सितंबर को कोई एंट्री करेगा, नहीं। मशीनरी जब खरीदेगा तो करेगा, 30 सितंबर को करेगा, नहीं। इस दिन करेगा। मशीन अकाउंट डेबिट। टू, ट्रेड पेबल, कितने की, 10 लाख डॉलर की मशीन को स्पॉट रेट पे रिकॉग्नाइज करेगा वो। तो कहेगा भाई साहब स्पॉट रेट के हिसाब से बताओ, क्योंकि जितनी वो पेमेंट दे रहा है, तो 670 लाख, 670 लाख। फोर्थ एंट्री वो एक और करेगा, ये रेड पेन से कर देते हैं, कि जो आपकी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है ना भाई, स्टैंडर्ड सेटर का काम पूरा हो गया, डेरिवेटिव की मूवमेंट पीएनएल के अंदर आ गई। अब ये जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है, ये मशीनरी से सेट ऑफ हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज, टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट 8 लाख रुपीज। तो आपकी मशीनरी कितनी दिखेगी, 668 लाख से, और ट्रेड पेबल तो बैंक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डेरिवेटिव आपके खत्म हो जाएंगे, पीएनएल में डेरिवेटिव की मूवमेंट चली जाएगी। तो हुआ क्या कि जो उन्होंने ए और बी ने एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करा था, हमने वो दिखा दिया कि भाई इस बार इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है उसमें इनको 3 लाख का गेन हुआ है, और यहां से यहां तक में उनको 5 लाख का गेन हुआ है। और एक्चुअली में जो उन्होंने मशीन खरीदी है वो 668 लाख की आ गई, जो क्या है आपका फॉरवर्ड रेट, जो क्या है आपका फॉरवर्ड रेट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके साथ साथ। 92, 174, On 1 April 2017, XYZ Limited, a company incorporated in India, entered into a contract to buy solar panel from Goods Associate firm, जो कि कहाँ है, यूएई की है, for which delivery is due after 6 months on 30th September 2017।
परचेज प्राइस ऑफ सोलर पैनल इज यूएसडी 50 मिलियन। सोलर पैनल का परचेज प्राइस कितना है? 50 मिलियन का। फंक्शनल करेंसी ऑफ एक्स वाई जी इज इंडियन रुपीज एंड गुड्स एसोसिएट की कितनी है? दिरहम। और डॉलर में उन्होंने एग्रीमेंट करा है। उन्होंने कहा है एम्बेडेड डेरिवेटिव है जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो आप अलग तो कर ही दोगे। एक्सचेंज रेट उसने आपको स्पॉट रेट दे रखा है डॉलर का, एक फॉरवर्ड रेट दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 6 महीने के लिए, और स्पॉट रेट 6 महीने बाद का दे रखा है 66 का। आपको कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज करना है और पास करनी है एंट्री। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्स वाई जी की, तो एक्स वाई जी बाय करेगा पैनल और देगा क्या? डॉलर। तो ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया डॉलर सेल करने का, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया डॉलर बेचने का। ठीक है जी। तो उसने डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करा है 65 के रेट पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डेरिवेटिव है फॉरवर्ड सेल का। तो बताओ, जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा, कब एंटर करा? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को वो क्या एंट्री करेगा? कोई एंट्री नहीं करेगा। फिर उसके बाद 6 महीने के लिए करा है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को वो क्या एंट्री करेगा? 30 सितंबर को वो बोलेगा कि भाई मैंने डॉलर बेचने का राइट है, मेरे पास 65 का, दुनिया के पास है 66 का। तो ये कंडीशन क्या होगी? अनफेवरेबल होगी। फॉरवर्ड को हम एनालाइज कर चुके हैं, यस वो डेरिवेटिव होता है, और ये क्या होगी उसके लिए? अनफेवरेबल हो गई। तो 1 × 50 मिलियन यानी कि 50 लाख रुपीस का वो लॉस बुक करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई? अनफेवरेबल हो गई। 50 लाख टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी 50 लाख। तो 50 लाख रुपए से वो अपना लॉस बुक करके चलेगा। 30 सितंबर को, 30 ही सितंबर को वो सोलर पैनल खरीदने की भी एंट्री कर लेगा। तो वो कहेगा, अब सोलर पैनल उसके लिए क्या एसेट है क्या? ये तो नहीं पता। चलो आप इन्वेंट्री मान लो। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल 50 लाख डॉलर, और स्पॉट रेट कितना है? 66 का। 50 × 66 3300। और ट्रेड पेबल टू बैंक, क्योंकि वो तो क्रेडिटर को इतने की पेमेंट कर देगा, उसके पास स्पॉट रेट के हिसाब से उतने डॉलर चले जाएंगे। फिर जो आपकी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, आप उसको सेट ऑफ कर दोगे किससे? इन्वेंट्री से। 50 लाख डिवाइडेड टू इन्वेंट्री 50 लाख, तो -50। तो 3250 लाख रुपए की आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। 3250 लाख रुपए की आपकी क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री आ जाएगी। हाँ, इन्होंने इन करोड़ लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा इनका 325 आ रहा है। तो 3250 की क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री आ जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव। मैंने डेरिवेटिव का अलग से क्वेश्चन इसलिए नहीं करा, नहीं तो बहुत बड़ी फिर और क्वेश्चन ऐड हो जाते तो वन शॉट बड़ा हो जाता। तो एम्बेडेड डेरिवेटिव में ही हमने डेरिवेटिव कर दिया। बट इफ यू गाइस वांट कि हम और क्वेश्चंस करें डेरिवेटिव के भी, एम्बेडेड डेरिवेटिव के भी, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव के साथ ही जो एक अगला कॉन्सेप्ट चलता है आपका, क्या हो गया ये रहा, को बोलते हैं हेजिंग। क्या बोलते हैं? हेजिंग। हेजिंग। तो हेजिंग पे आगे बढ़ते हैं 1 सेकंड के टाइम में। तो हेजिंग का तो देखो टॉपिक इतना इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर उस पर लगाना चाहें तो पूरी 3 घंटे की कई क्लासेस लग सकती हैं। हम क्विकली समझ के चलेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरीके से करना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ हेजिंग का, ताकि आपको मेरे साथ चलने में प्रॉब्लम ना है। आप ऐसे समझो, हेजिंग ना ग्रैंडफादर है इंड एएस के। खाली 109 की बात नहीं कर रहा मैं सभी की बात कर रहा हूँ। जितने भी एएस हैं उसके दादाजी हैं। दादाजी कैसे हैं? जैसे हम सभी लोग दादाजी की बात मानते हैं ना, जो घर के बड़े होते हैं, ऐसे ही सभी इंड एएस हेजिंग की बात मानते हैं। हेजिंग अगर चाहे
तो आपने जो भी डिफॉल्ट अकाउंटिंग पढ़ रखी है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ी हो, इंडेस 21 में पढ़कर आए हो, 109 में पढ़ के आए हो, या किसी में पढ़ के आए हो, हेजिंग उसकी डिफॉल्ट अकाउंटिंग बदल देता है। ज्यादा प्रभाव 109 पे है, क्योंकि हेज्ड आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट तो सारे के सारे 109 में ही कवर हो जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा प्रभाव इस पे है। बट अदर स्टैंडर्ड्स पे भी इसका इम्पैक्ट है। जैसे अगर आपने इंडेस 21 में पढ़ा हो, तो एक्सचेंज डिफरेंस सारा का सारा कहाँ जाता है, एक्सचेंज जाता है P&L के अंदर। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट हेज इंस्ट्रूमेंट है और कैश फ्लो हेज है, तो एक्सचेंज डिफरेंस हेज इफेक्टिवनेस का ओसीआई में चला जाता है। बदल दी हेजिंग ने, अकाउंटिंग चेंज कर दी। सिमिलरली वो रोल यहाँ पे भी प्ले होता है। हेजिंग क्या करेगा, आपकी अकाउंटिंग बदल देगा। तो मैंने इसी तरीके से नोट्स बना रखे हैं। अरे बाप रे, पेन कहाँ गया, ये रहा। देखो, 3 तरीके की हेजिंग है, फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज और नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। ये ज्यादा पूछी नहीं जाती, तो हम इस पे कम ध्यान देंगे। फेयर वैल्यू हेज क्या करता है, फेयर वैल्यू हेज द एक्सपोजर ऑफ चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एसेट एंड लायबिलिटी। इन्वेंट्री है, पीपीई है, आपको डर लग रहा है, या अमोर्टाइज कॉस्ट पे कोई एसेट है, दो आपकी इंटेंशन नहीं है, बट है तो एसेट आपकी, आपको डर लग रहा है कि कहीं इसकी फेयर वैल्यू बढ़ घट ना जाए, तो आपने हेज करा लिया, तो उसको क्या बोलोगे, फेयर वैल्यू हेज। उसी एसेट से पैसे आने हैं, उसी एसेट से, मैं फेयर वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं अब पैसे आने की बात कर रहा हूँ। अब उसी एसेट से पैसे आने हैं, इन्वेंट्री बेच के पैसे आने हैं, तो अब आपको उन पैसों के कम ज्यादा होने से डर लग रहा है, तो आपने क्या करा लिया, कैश फ्लो हेज। तो अगर आपको फेयर वैल्यू का एक्सपोजर है, तो वो फेयर वैल्यू हेज है। अगर आपको वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लो का एक्सपोजर है, तो वो कैश फ्लो हेज है। आइटम्स कौन कौन सी हैं, जैसे स्टॉक, फर्म कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, हेज ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर, हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन और फॉरेन लोन। अच्छा, फेयर वैल्यू हेज जो है, वो हेज्ड आइटम को P&L पे फेयर वैल्यू कराता है ऑन ईच बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब क्या है, आपने कोई अकाउंटिंग पढ़ी हो, इन्वेंट्री की बात कर लूं, आपने पढ़ा है कि इन्वेंट्री को कॉस्ट एनआरवी पे मेजर करते हैं, फलाना ढिमकाना कुछ है। हेजिंग कहता है कि हेज्ड आइटम को P&L पे ले जाओ, तो आप उस इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू चेंज P&L पे लेके जाओगे, आप कहोगे इंड एज टू एक्सेप्शंस ने बोला है, दादाजी ने बोला है, हम इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू करेंगे ही करेंगे। वहीं कैश फ्लो हेज कहता है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि जनरली आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, वो कहा जाते हैं डेरिवेटिव एफवीटीपीएल। हेजिंग बोलता है कि अब से नहीं जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे ओसीआई में, कैश फ्लो हेज रिजर्व। तो अगर कैश फ्लो हेज रिजर्व है, तो आंख बंद करके चुपचाप चेंज कर देना अकाउंटिंग उसकी, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। और अगर फेयर वैल्यू हेज है, तो चुपचाप अकाउंटिंग बदल देना हेज आइटम की। क्या अकाउंटिंग बदल देना, हेज आइटम में ले जाना उसका चेंज इन फेयर वैल्यू पीएल अकाउंट में, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का चेंज इन फेयर वैल्यू ओसीआई के अंदर। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा, भाई एक्सेप्शंस की भी एक्सेप्शन, दादाजी की आगे नहीं चली दादी जी की। हमने एफईटीओसीआई पढ़ा था, मैंने तब भी आपको बोला था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबको पेल देगा। तो यहीं आके इसने पेल दिया, एफईटीओसीआई इक्विटी वाले ने कहा भाई हम ना मानेंगे। तो यहाँ पे हेजिंग हार मान गया, उसने कहा कि जो, अगर हेज्ड आइटम इक्विटी है जिसको एफईटीओसीआई पे मेजर कर रखा है, तो ठीक है भाई, आप P&L में मत आना, हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को ओसीआई में ले आएंगे। ठीक, तो दिस इज एन एक्सेप्शन टुवर्ड्स द अनदर एक्सेप्शंस ऑफ हेजिंग। ठीक, फिर उसके बाद आपको फेयर वैल्यू हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को P&L पे ही रखना है। यहाँ पे कोई भी इनफेक्टिवनेस आती है, तो उसको P&L में चार्ज करना है। यहाँ पे नोट्स में मैंने लिख रखा है कि क्या कंडीशन है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये ऑलरेडी आपको पता है, और क्या क्या चीजें हेज्ड आइटम हो सकती हैं और क्या क्या चीजें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वही हो सकता है जो P&L में जाए, जो P&L में नहीं जाता वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि एनीथिंग हुज ऑल फेयर वैल्यू चेंज अफेक्ट पेरेंट कैन बी एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको बड़े मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज इनको पढ़ने जाओ तो बड़ी विख्यात डेफिनेशन है ये। तो डेरिवेटिव को आप रख सकते हो, रिटर्न ऑप्शन कैन नेवर बी ट्रीटेड। अच्छा, ये भी एक बात है कि रिटर्न ऑप्शन आप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि रिटर्न ऑप्शन से ना आप हेज नहीं करते, रिटर्न ऑप्शन से आप जनरली गेन करते हो। अगर आपको लगता है कि डिप आएगा, बियरिश होगा, तो आप प्रीमियम खा के बैठ जाते हो। तो आपने कोई जनरली हेजिंग नहीं करी, तो आपने क्या करा है, आपने स्पेकुलेशन ही करी है, इसलिए रिटर्न ऑप्शंस को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता।
फिर नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो एफवीटीपीएल पे हैं उनको आप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो। फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर फाइनेंशियल लायबिलिटी, को आप हेजिंग की तरह यूज नहीं कर सकते। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो एफवीटीओसीआई पे हैं उनको भी आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट जो एफवीटीओसीआई पे हैं उनको भी आप नहीं कर सकते, बट फॉर हेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी रिस्क आप उनको यूज कर सकते हो। फिर आप जनरली पूरा का पूरा रिस्क हेज करते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को अलग अलग कर सकते हो। सिमिलरली फॉरवर्ड में फॉरवर्ड एलिमेंट और स्पॉट एलिमेंट को अलग अलग कर सकते हो। अगर आपने वैल्यूएशंस पढ़े हैं एएफएम के अंदर ऑप्शंस फ्यूचर्स के, तो आप इसको लिंक कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों कंसिडर करते हैं। और फॉरवर्ड में स्पॉट को इंटरेस्ट रेट पे, रिस्क फ्री पे वैल्यू करते हैं। तो उन्हीं दोनों एलिमेंट को जो आप निकालते हो उनको अलग अलग करके अकाउंटिंग करने की बात करता है। फिर ये कुछ कंडीशंस हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि हेजिंग के लिए क्या होता है। मेन तो आती है अकाउंटिंग, जिसको हम एक ही क्वेश्चन से समझ लेंगे पेज नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 163। ऑन 31 अक्टूबर 2001 बी लिमिटेड had inventory of gold which cost rupees 6.4 million to buy and which could be sold for 7.7 million. The management of B Limited are concerned on the risk of fluctuation of future cash flow from the sale of this gold. यानी कि कौन सा हो गया कैश फ्लो हेज। To mitigate this risk, B Limited entered into a future contract ऑन 31 अक्टूबर टू सेल द गोल्ड फॉर 7.7 मिलियन। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम 7.7 पे गोल्ड को बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर ऑन 31 मार्च 2002। हेजिंग रिलेशनशिप वाज डेजिग्नेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड एट इंसेप्शन एज कैश फ्लो हेज। ऑल इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया आर कंप्लाइड विद। ऑन 31 दिसंबर 2001 फेयर वैल्यू ऑफ द गोल्ड वाज 8.6 मिलियन। द फेयर वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन फॉलन बाय 9.9 मिलियन। तो जब फेयर वैल्यू गोल्ड की बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो वो फ्यूचर की गिर भी जाएगी, तभी तो हेज होगा, अदरवाइज हेज कैसे करोगे। देयर इज नो चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ गोल्ड इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। ऑन 31 मार्च इन्वेंटरी सोल्ड एट फेयर वैल्यू इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड एट नेट विद बैंक। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है और इन्वेंटरी की और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। उन्होंने कैश फ्लो बोला है, हम इसको फेयर वैल्यू से भी करके देखेंगे और कैश फ्लो से भी करके देखेंगे। आओ जरा फेयर वैल्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कैश फ्लो वाला क्या बोलेगा, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को बदले बोलेगा कि तुम अब पीएनएल में नहीं जाओगे, तुम अब कहाँ जाओगे, ओसीआई में जाओगे। तो मुझे बताओ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसने बोला है फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितनी से गिर गई, 0.9 मिलियन से। अगर हेजिंग ना होती तो कहाँ लेके जाते, पीएनएल में। हेजिंग बोलता है कहाँ लेके जाओ, ओसीआई के अंदर। तो आप कहाँ ले जाओगे 0.9 मिलियन को, ओसीआई में। ये रही एंट्री। ओसीआई डेबिट लॉस है, क्योंकि टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी आप कहाँ ले गए, ओसीआई में, क्योंकि हेजिंग ने आके थप्पड़ मारा और बोला अकाउंटिंग ऐसे होगी, चेंज करवा दिया। फिर उसके बाद जब आपने इन्वेंट्री को बेचा, इन्वेंट्री को कितने पे बेचा, 8.6 मिलियन पे बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट 8.6 मिलियन से, रेवेन्यू बुक कर लिया 8.6 का। आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितने की आ रही थी, 6.4 मिलियन से। आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगी 6.4 मिलियन, और 6.4 मिलियन से आपने इन्वेंट्री कम कर दी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने डेबिट कर दिया। तो आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट देखो कितना आ गया, 8.6 से 6.4, 2.2 का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। आप बड़े खुश हो रहे हो क्योंकि 2.2 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन जब क्योंकि आपने हेज कर लिया था, तो आपका प्रॉफिट हम रिस्ट्रिक्ट करा देंगे कब तक पे, 6.4 माइनस 7.7 पे, 1.3 पे। आपको 1.3 से ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होने देंगे और 1.3 से ज्यादा लॉस भी नहीं होने देंगे। यही तो हेजिंग है भाई। आपको डर लग रहा था कि अभी मेरे को 1.3 का प्रॉफिट हो रहा है, कहीं फ्यूचर में ये फेयर वैल्यू गिर गई तो कहीं 1.3 की जगह नुकसान ना हो जाए। तो आपने इस घबराहट के मारे हेजिंग करा ली। हमने कहा ठीक है, तो आपका प्रॉफिट और लॉस वहीं बुक हो गया कि इतना ही होगा। अब हुआ क्या, उल्टा पड़ गया, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, तो आपको प्रॉफिट 2.2 का हो गया। यही हेजिंग पिक्चर में आ जाएगा। हेजिंग बोलेगा कि भाई साहब नहीं, हम नहीं होने देंगे। तो जो भी ओसीआई में रिजर्व पड़ा है आपका, उसको आप कहाँ ले जाओगे, पीएनएल में ले जाओगे। तो रिकॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओसीए। तो नेट पीएनएल में कितना गया, 2.2 माइनस 0.9, तो कितना आ गया नेट, 1.3। नेट कितना आ गया, 1.3। यही सेम बात देखो यहाँ पर लिखी भी
कि आप क्या करोगे, कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल दोगे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को, प्लस और माइनस करते रहोगे हेज इंस्ट्रूमेंट। इफ नॉन फाइनेंशियल आइटम है तो उसको हेज आइटम में घुसा दोगे, अगर वो फाइनेंशियल आइटम है तो पीएनएल में ले जाओगे। कब लेके जाओगे, व्हेन हेज्ड आइटम रिकॉग्नाइज, व्हेन हेज्ड आइटम ट्रांसफर टू पीएनएल। तो आप कब ट्रांसफर करोगे, तो समझो आप क्या करोगे, ओसीआई में डालते रहोगे। अगर हेज्ड आइटम नॉन फाइनेंशियल है तो जब वो रिकॉग्नाइज करोगे तो कैश फ्लो हेज रिजर्व से निकाल के इसको क्रेडिट या जो भी इसका बैलेंस आ रहा होगा वहां से निकाल के हेज्ड आइटम में डाल दोगे। अगर वो फाइनेंशियल है अदरवाइज तो आप कहां लेके जाओगे, पीएनएल में। कब डालोगे, जब हेज्ड आइटम पीएनएल के अंदर जाएगी। आपके केस में वो एक फाइनेंशियल आइटम थी, नॉन फाइनेंशियल आइटम नहीं थी। नॉन फाइनेंशियल कब होती है, अगर पीपी होती तो वो एक फाइनेंशियल आइटम थी, क्योंकि आपको कैश फ्लो से मतलब था, डेटर्स से मतलब था कि आपको कैश फ्लो कितना रियलाइज होगा। तो हमने आपने एक्चुअली में सेल को जो है हेज कराया था। तो जब आपने सेल को हेज कराया तो जैसे ही वो सेल और उसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट पीएनएल के अंदर गया, हमने उस ओसीआई से पैसा निकाल के कहाँ डाल दिया, पीएनएल के अंदर डाल दिया। अगर वो एक हेज्ड आइटम नॉन फाइनेंशियल आइटम होती तो हम क्या करते, जब वो रिकॉग्नाइज होती हम वो 0.9 का डिफरेंस उसके अंदर डाल देते। वो जो भी आइटम होती, जब भी आप उसको रिकॉग्नाइज करते, फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर में कोई इन्वेंट्री खरीदनी है और आपको डर लग रहा है कि कहीं इन्वेंट्री खरीद या फिर इन्वेंट्री की जगह चलो कोई एसेट खरीदना है और आपको लगता है कि कहीं फ्यूचर में कैश कम ज़्यादा ना पे करना पड़ जाए, तो इसलिए आपने उस एक्सपेक्टेड जो कैश आउटफ्लो है उसके बेसिस पे कोई हेजिंग कर ली। तो जब भी वो आप आइटम रिकॉग्नाइज करोगे तो उस पे पड़ा हुआ जितना भी कैश फ्लो हेज रिजर्व है उसका बैलेंस आप उस हेज आइटम में डाल दोगे। एनीवे अब बढ़ते हैं, अगर यही सवाल होता फेयर वैल्यू हेज पे, तो फेयर वैल्यू हेज क्या बोलता, क्या वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को छेड़ता, नहीं। फेयर वैल्यू हेज आपका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को नहीं छेड़ता। वो बोलता कि मैं हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग बदल दूंगा। हेज्ड आइटम की अकाउंटिंग क्या है, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग। वो कहेगा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को कहाँ डालो, पीएनएल में डालो, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट अकाउंटिंग पीएनएल की है, वो इसको नहीं बदलता। तो आपका 0.9 का लॉस हुआ था तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 0.9 टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी 0.9 से। हेज्ड आइटम आपकी क्या थी, इन्वेंट्री। तो मैंने कहा था भूल जाओ एएस 2 को, इन्वेंट्री को कर दो रीवैल्यू। इन्वेंट्री कितने की होगी, 7.7 से इन्वेंट्री हो गई 8.6 की, तो इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 0.9 टू पी एंड एल 0.9। तो जब आपने पी एंड एल बनाया तो आपने एक तो लॉस दिखाया और एक गेन दिखाया। आपने गेन दिखाया 0.9 का इन्वेंट्री की वजह से, और आपने लॉस दिखाया डेरिवेटिव की वजह से, और ये आपस में सेटअप हो गए। आपके पी एंड एल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 8.6 की वैल्यू आ रही है। कितनी की वैल्यू आ रही है, कहाँ गया, 8.6 की वैल्यू आ रही है। तो जब आप अब बेचोगे तो अब आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा, अब आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा। अब जब आप अब बेचोगे तो आपके पास 6.4 मिलियन की इन्वेंट्री थी, आपने और कितनी डाल दी, 0.9 से इन्वेंट्री बढ़ा दी। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.4 प्लस 0.9 इज इक्वल टू 6.4 प्लस 0.9 7.3, और इन्वेंटरी की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी, 7.3। तो प्रॉफिट कितना आया, 8.6 की सेल और 7.3 की कॉस्ट, प्रॉफिट आया आपका 1.3। यही प्रॉफिट आपका कैश फ्लो के अंदर भी आ रहा था, अगर आपको याद हो। तो दिस इज फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग। मेरे ख्याल से एक एग्जांपल बहुत है, अगर आपको लगेगा कि और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ करना चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, हम और एग्जांपल्स के साथ करेंगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, नंबर 1, जिसके अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी भी शामिल होती है और इक्विटी भी शामिल होती है। फाइनेंशियल लायबिलिटी मैंने आपको बताया था कि भाई क्या क्या होती है, जहां पे भी पेमेंट आप अवॉइड नहीं कर सकते वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बॉन्ड है जो आपको, जो होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो बॉन्ड का जो प्रिंसिपल अमाउंट है
कन्वर्ट होगा या कैश में पे होगा। तो क्या आप कैश अवॉइड कर सकते हो? द आंसर इज नो, आप कैश अवॉइड नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड पे इंटरेस्ट भी देना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका ऑप्शन होल्डर के पास है कि वो कन्वर्ट कराएगा या वो कैश लेगा। तो क्या आप प्रिंसिपल की पेमेंट कैश में अवॉइड कर सकते हो? नहीं। अगर वो कैश मांगने आ गया तो आपको देना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी कंपोनेंट क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल भी हो गया और इंटरेस्ट भी हो गया। ये भी लाइबिलिटी है और ये भी लाइबिलिटी है। लेकिन यही मैं बोलूं कि अगर जो आपके डिबेंचर्स हैं या फिर आपके प्रेफरेंस शेयर हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसपे डिविडेंड कंपल्सरली का वो नहीं है, क्यूमुलेटिव नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल पेमेंट्स हैं वो कंपल्सरली कैश में जाएंगी। या फिर होल्डर के पास ऑप्शन है, कंपल्सरी चलेगी फिर तो कंपाउंड ही नहीं बना। होल्डर के पास ऑप्शन है। तो क्या ये लाइबिलिटी है? द आंसर इज नो, ये लाइबिलिटी नहीं है। क्या ये लाइबिलिटी है? यस, ये लाइबिलिटी है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि डिविडेंड तो देना ही देना है, लेकिन प्रिंसिपल पेमेंट कंपनी के पास ऑप्शन है कैश और कन्वर्जन, यानी कि ईश्वर के पास ऑप्शन है। तो क्या ये लाइबिलिटी है? यस, ये लाइबिलिटी है। क्या प्रिंसिपल लाइबिलिटी है? ये लाइबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट लाइबिलिटी। ठीक। बस यही सब केसेस बनते हैं। अगर भाई अगर ऐसा हो गया कि डिविडेंड भी देना है और प्रिंसिपल भी देना है, तो सब कोई कन्वर्जन ऑप्शन है ही नहीं, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्योंकि कोई इक्विटी एलिमेंट ही नहीं है। तो इक्विटी एलिमेंट दोनों में कैसे? अगर दोनों ही लाइबिलिटी है तो वेयर इज इक्विटी एलिमेंट? जो वो कन्वर्जन ऑप्शन है ना, वो जो डेरिवेटिव है, वो जो कन्वर्जन ऑप्शन है, ऐसे समझो, वापस आओ डेफिनेशन पे। सेटलमेंट इन ओन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नॉन डेरिवेटिव। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन वो नॉन डेरिवेटिव होती है, और अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वो सेटलमेंट हो रही है। अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर देने हैं तो वो इक्विटी, आपकी कन्वर्जन रेशियो फिक्स होती है कि इतने शेयर देंगे, तो वो क्या बन जाता है? इक्विटी बन जाता है। इसलिए वो कन्वर्जन ऑप्शन इक्विटी के अंदर आता है और आप उसको अलग करते हो। आप क्या लगाते हो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में? आप लगाते हो स्प्लिट अकाउंटिंग, अप्लाई करते हो स्प्लिट अकाउंटिंग। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है आप उसको बाइफरकेट करते हो इनकी रेशियो में। फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे निकालते हो? जो भी मैंडेटरली पेबल है कैश फ्लो, उनको मार्केट रेट पे, और इक्विटी कैसे? जो टोटल वैल्यू है माइनस फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो आपकी इक्विटी बन जाती है। और जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है आप उसको उनकी रेशियो में बांट देते हो। ये जो नंबर आए हैं इनकी रेशियो में बांट देते हो। जब आप सेटलमेंट करते हो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, अगर सेटलमेंट कन्वर्जन के थ्रू हुई है तो जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। और अगर पेमेंट करी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक हो जाएगा, और जो भी इक्विटी है वो कहाँ चला जाएगा? जनरल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। आओ जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पेज नंबर 121 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 196। ऑन 1 अप्रैल 2019, 8% कन्वर्टेबल लोन विद a nominal value of 12 लाख was issued at par by कार्गो लिमिटेड। कन्वर्टेबल लोन इशू करा कार्गो लिमिटेड में। इट इज रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2023 ऑल्सो एट पार। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इट में बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 100 न्यू शेयर फॉर ईच 200 वर्थ ऑफ लोन। तो यहाँ पे फिक्स है भाई, 100 शेयर देंगे, 200 रुपए के बदले, हर 200 रुपए के लिए 100 शेयर देंगे। ठीक है। एन इक्विवेलेंट लोन विदाउट द कन्वर्जन ऑप्शन वुड बी कैरिड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। और आप कितने पे दे रहे हो? 8 पे, क्योंकि आप कन्वर्जन ऑप्शन दे रहे हो ना, तो इसलिए आपने 2% ब्याज काट लिया। इंटरेस्ट तो 2% जो ब्याज आपने काटा है वही इक्विटी। अब वो 2% की मेजरमेंट स्प्लिट अकाउंटिंग है। इंटरेस्ट ऑफ 96,000 हैज ऑलरेडी बीन पेड एंड इंक्लूडेड एज अ फाइनेंस कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू जो रेट्स हैं आपको दे रखे हैं 8 के भी 10 के भी। वो पूछ रहे हैं कंपनी बताओ कैसे रिकॉग्नाइज करे। तो सिंपल इक्विटी और डेट निकालेंगे। अब मुझे जरा बताओ, रिडीम करना है पार पे, ऑल्टरनेटिवली इट में बी कन्वर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ
वो अच्छा, उसने आपको ये नहीं बताया कि कन्वर्जन किसके पास है, तो आप किसको मानोगे, प्रिंसिपल को भी लायबिलिटी मान के चलोगे। तो इंटरेस्ट कितना है 96 96 96 का इंटरेस्ट है, और लास्ट में कितना देना है 1296। ये आपकी लायबिलिटी है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। डिस्काउंटिंग फैक्टर किस पे लोगे, 10% पे। क्यों 10%, क्योंकि अगर 80 ले लिया तो इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। 10 क्यों, 10 में क्या है, विदाउट कन्वर्जन। विदाउट कन्वर्जन बोले तो नॉन इक्विटी, प्योर लाइबिलिटी, तभी तो लाइबिलिटी की वैल्यू निकल कर आएगी। तो उस पर हमने प्रेजेंट वैल्यू करी, तो हमारा कितना आ गया, 11,20,000 की लाइबिलिटी आ गई। आपने कितने लिए हैं, 12 लाख लिए। आपने कितने लिए, 12 लाख लिए। तो एक्स्ट्रा क्यों लिए हैं, एक्स्ट्रा आपने लिए हैं इक्विटी देने के लिए, जो आपने कन्वर्जन ऑप्शन दिया है। तो 79,680 क्या हो गया, इक्विटी के लिए जो आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू इक्विटी 79,680। तो फाइनेंस कॉस्ट कितने की दिखेगी, फाइनेंस कॉस्ट कितने की दिखेगी। अच्छा, उन्होंने ये भी मांगा है क्या, हाँ वो कहते हैं अबव लो नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट होंगे ये भी बताओ। तो जो लायबिलिटी है उस पर 10% की फाइनेंस कॉस्ट दिखेगी, इसका 10% जो भी आएगा 1120320 की फाइनेंस कॉस्ट दिखेगी। तो वो कह रहे हैं कि हाँ इतने की दिखानी है, 96 डाल चुके हैं, इतने एडिशनल डाल दो। ये कहाँ दिखेगा, ये है अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में 79,680 दिखेगा, और लाइबिलिटी आपके कितने की दिखेगी, 11,20,320 प्लस 10% -96, ये लिखा, प्लस ये क्या है 10% है, और -96 है। तो इतने की आपकी लाइबिलिटी दिखेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, पेज नंबर 162। ABC company issued 10,000 compulsorily cumulative convertible preference share ऑन 1 अप्रैल 2001, 150 के हिसाब से। द रेट ऑफ डिविडेंड इज 10% पेबल। क्यूमुलेटिव है तो ये देना ही पड़ेगा। कंपल्सरली क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल, द प्रेफरेंस शेयर आर कन्वर्टेबल इनटू 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ 5th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये भी फिक्स है। व्हेन द सीसीपीएस आर इश्यूड, द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर डेट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन इज 15% पर एनम। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स। ठीक है। फेस वैल्यू 150 की है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर कन्वर्जन 10 की है। EIR उन्होंने निकाल दिया है। आपको लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट निकालना है। तो मुझे बताओ, कंपल्सरली कन्वर्टेबल है और डिविडेंड आपको देना है। भाई जो डिविडेंड है, क्या डिविडेंड अवॉइड कर सकते हो, कैश में नहीं। तो डिविडेंड क्या है, लाइबिलिटी है। जो प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल कैश में पे करने की कोई वो है, या फिर कोई और फाइनेंशियल एसेट में, नहीं। तो ये क्या लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी ही नहीं है। तो आपके लिए लाइबिलिटी क्या है, सिर्फ जो आपको डिविडेंड देना है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। इसको कितने पे रखोगे, जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 15% पे। डिस्काउंटिंग फैक्टर ये किसके हैं, 15% के। ठीक, 1/1.15 एक, हाँ 15% पे रखोगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी कंपोनेंट आ जाएगा। ये आ गई टोटल वैल्यू ऑफ आपकी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब मैंने आपको कहा था ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो इसकी रेशियो में बटेंगी, 520 और 997, 520 और 997, और आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी इनकर करी है, यहाँ पे लिखी तो हुई थी, कहाँ गई। ये 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स। तो वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स कितनी है, वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स है 15 लाख, इसका 2% कितना हो गया, 30,000। उसको इनकी रेशियो में बांट दिया। तो आपके लिए लाइबिलिटी का अमाउंट कितना हो गया, इतने रुपए आए, इतने की ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गई, नेट इतना। इक्विटी में इतने आए, इतने की ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गई, नेट इतना। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229 के बाद ये लाइबिलिटी का सेम अमोर्टाइज बना रखा है और अकाउंटिंग एंट्री कर रखी है। कहते हो तो अकाउंटिंग एंट्री भी देख लेते हैं, चलो और लगे हाथ देख ही लेते हैं। तो ओपनिंग लाइबिलिटी, उस पे इंटरेस्ट कितना, 15% से। कैश फ्लोज जो आपके 1.5 लाख के हैं, अंत में लाइबिलिटी 0। तो आप क्या एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1470, क्योंकि 15 लाख माइनस 30,000 इतने की लाइबिलिटी है और कितने का इक्विटी कंपोनेंट है। फिर लाइबिलिटी को 1.5 लाख से पे कराओगे और ब्याज बुक करोगे इतने का, 78,173।
हर बार ब्याज बुक करा, फाइनेंस कॉस्ट कहाँ चली जाएगी, P&L के अंदर, और ये लाइबिलिटी के अंदर। फिर इतने की आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, ये लाइबिलिटी बुक करी, ये पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी पेमेंट करते गए अंत में वो जीरो हो गया। और जब आपने कन्वर्ट करा लिया तो इक्विटी कंपोनेंट 997, फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो आपकी जीरो ही हो चुकी है। इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस कहाँ चला गया, सिक्योरिटी फ्री। फाइनेंशियल लाइबिलिटी यहाँ क्यों नहीं आई, क्योंकि 1.5 लाख की जब आपने लास्ट पेमेंट करी होगी ये वाली, तो उससे ये जीरो हो गया। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 229। ऑन 1 अप्रैल 2001 पीएस लिमिटेड इशूड 6009% कन्वर्टेबल डिबेंचर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, मैच्योरिंग ऑन 31 मार्च 2006। द डिबेंचर आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ पीएस लिमिटेड एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। ये फिक्स हो गया इक्विटी शेयर, इसका मतलब ये इक्विटी शेयर फिक्स हो गया। अगर ये फिक्स ना होता तो ये इक्विटी ना बनता, और ये क्या बन जाता, डेरिवेटिव बन जाता। फिर आप क्या लगाते, फिर आप लगाते एम्बेडेड डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट। Interest is payable annually in cash. At the date of issue, non-convertible debt could have been issued by the company at a coupon rate of 13%. On 1 अप्रैल 2004, the convertible debenture has a fair value of 6,30,000. PS Limited make a tender offer to debenture holder to repurchase the debenture for 6,30,000, which the debenture holder accepted. At the date of repurchase, PS Limited could have issued non-convertible debt with a 2-year term, being a coupon interest of 10%. तो ये अच्छी चीज है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बीच में ही कंपनी के डिबेंचर होल्डर से बात करके रीपर्चेस करा लिया अपने डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर से बात करके डिबेंचर्स को रीपर्चेस करा लिया। तो जो बीच में रीपर्चेस कराया है ये वाला पार्ट अच्छा है इसके अंदर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका 6 लाख रुपए का डिबेंचर है, अभी इसमें भी आया कि ऑप्शन किसके पास है, तो आप मानोगे होल्डर के पास है। तो हमारे लिए लाइबिलिटी क्या क्या होगी, हमारे लिए लाइबिलिटी होगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आपको कितना देना है, इंटरेस्ट आपको देना है 9%, 6 लाख पे तो 54,000 रुपये का आपको ब्याज देना है 5 सालों के लिए। और कहते हैं इंटरेस्ट पेपर एट द रेट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कितने के थे, 13%। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकालोगे, 13% पे 54,000 की, तो वो कितनी आ जाएगी, 189,918। और 6 लाख लास्ट में एंड ऑफ द 5 ईयर 13% पे कितनी आ जाएगी, इतनी। तो टोटल लाइबिलिटी की वैल्यू इतनी आ गई, टोटल प्रोसीड इतनी की है, ये हो गई इक्विटी। एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए से। और अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती तो हम इसमें बांट देते, लेकिन अभी नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए से, टू लाइबिलिटी कंपोनेंट 5,15,718, टू इक्विटी कंपोनेंट 84,108,282। इसको एज इट इज रखते हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। मैंने आपको बताया था इक्विटी को कोई रीमेजरमेंट कुछ नहीं करना होता, वो वैसे का वैसे ही चलता है। फिर उसके बाद 5,15 का क्या बनेगा, अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। तो 5,15,718 पे 13% का ब्याज लगेगा। 5,15,718 पे 13% लगा, 19,723। और 54,000 रुपये की क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। तो 5,15,718 प्लस 19,723 माइनस 54,000, तो 481, 441 पे फिर से 13% का ब्याज लगेगा, 62,587, 54,000, 481, 441 प्लस 62,587 माइनस 54,000, तो 49,0028, 49,0028 पे आपने फिर से ब्याज लगाया 13% का, 63,704, और 54,000 की कर दी होगी क्या, पेमेंट। तो वैल्यू क्लोजिंग कितनी आ जाएगी, प्लस 13% माइनस 54,000, 499,732, इतने रुपए की आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू आ रही होगी जब आपने उनको ऑफर दिया कि भाई साहब वापस ले जाओ। कितने की वैल्यू आ रही होगी, इतने की वैल्यू आ रही होगी जब आपने उनको ऑफर दिया कि वापस ले जाओ, अपना हम डिबेंचर्स आपसे रीपरचेज कर लेते हैं, हम डिबेंचर्स आपसे रीपरचेज कर लेते हैं। ठीक। तो देखो उन्होंने कितनी वैल्यू निकाली, अच्छा इनकी कैरिंग वैल्यू तो अलग आ रही है भाई, कोई गलती कर दी क्या, एक मिनट। 515,718 का 13%,
मैंने ब्याज गलत निकाल दिया, 67043, 515,718 प्लस 13% माइनस 54,000, तो ये नंबर भी बदल जाएगा फिर, 528760 का 13%, 68,730, 52,876 प्लस 13% माइनस 54,000, 54,500, इसका 13%, 7655, 543500 प्लस 13, 54,000, तो 560155, ये आ रही होगी लाइबिलिटी कंपोनेंट। हाँ, मोटा मोटा वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है। तो 560 ये आ रही होगी लाइबिलिटी की वैल्यू जब उन्होंने रीपर्चेज के लिए दिया, जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे चल रही होगी। इक्विटी की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 84 आ रही होगी, क्योंकि उसके अंदर तो कोई चेंज करा ही नहीं। तो ये आ रही होगी लाइबिलिटी की वैल्यू, ये आ रही होगी इक्विटी की वैल्यू। अब अगर इसकी मैं फेयर वैल्यू निकालूं सेम, तो कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है? अभी आपके पास बचा हुआ है देने वाला 2 साल है, 54,000 एक इंस्टॉलमेंट, 54,001, और यहां पर 6 लाख, 6 लाख ही बचा हुआ है टोटल। हाँ, तो टोटल आ जाएगा 6,54,000, और यहाँ पे 54,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू एट करंट रेट, जो आज का लाइबिलिटी का रेट चल रहा है, 10% विदाउट कन्वर्जन। तो निकालो जरा 54 की प्रेजेंट वैल्यू और 654 की। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 1.10, वो आ गई 49,091, और 6,54,000 1 डिवाइड बाय 1.10 इंटू 6,54,000, तो ये आ गई 540,496 प्लस 49091 इज इक्वल टू 5895,867 कर लेते हैं, 589587, ये आ गई लाइबिलिटी की वैल्यू। राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है, ठीक है। दे कितना रहे हो? 36, तो बैलेंस किस में चला जाएगा? इक्विटी के अंदर चला जाएगा। तो बस आपके पास आ गया भाई, 559,872 के बदले आप लाइबिलिटी वालों को कितना दे रहे हो? 589,290, और लॉस कितना हो रहा है? 29 का। इक्विटी वालों को 84 के बदले कितना दे रहे हो? 40। गेन कितना हो रहा है? 43 का। यही अकाउंटिंग एंट्री कर रखी है कि डिबेंचर्स अकाउंट जो लाइबिलिटी थी वो डेबिट, इतने का पेमेंट करा, इतने का लॉस आ गया, ये लॉस P&L के अंदर चला गया। फिर जो इक्विटी कंपोनेंट था उसके बदले इतना दिया, इक्विटी का P&L में नहीं जाएगा, क्योंकि इक्विटी की ट्रांजैक्शन ओनर्स के साथ की गई ट्रांजैक्शन है। तो जो ट्रांजैक्शन ओनर के साथ करी जाएगी वो कहाँ? P&L में थोड़ा ना जाओगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन आप अपने कंपनी के ओनर के साथ करोगे तो कंपनी का नफा नुकसान थोड़ा ना हो गया। तो इसलिए ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा।